नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्लस ईवीएस के क्वेश्चंस की। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट टाइम पे 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको बाल विकास के 30 क्वेश्चन और ईवीएस के 30 क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि एमपी टेट वर्ग 3 के लिए बनाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड है, इसलिए हमने इस मॉडल पेपर में इन क्वेश्चन को शामिल किया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर अभी भी नए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे और आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और दोस्तों आपका पेपर बिल्कुल अच्छे से जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आज बाल विकास से। दोस्तों बाल विकास के टोटल 30 प्रश्न होंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? आपको बताना है दोस्तों कि जो नैतिक तर्क की जो अवस्था है, ठीक है, नैतिक तर्क की जो अवस्था का सिद्धांत है वो किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है एरिक्सन, कोहलबर्ग, फ्रायड या पावलोव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, और प्रबल संभावना है कि आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है। आपको बताना है, आपके ऑप्शन है एरिक्सन, कोहलबर्ग, फ्रायड या पावलोव। तो दोस्तों जिन्होंने नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत स्पष्ट किया था वो है दोस्तों आपके कोहलबर्ग, ठीक है। कौन है? कोहलबर्ग के द्वारा स्पष्ट किया गया था नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कोहलबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों बार बार। आपको बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जो अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि है, इनमें से कौन सी नहीं है? प्रयोगात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि, उपचारात्मक विधि या निरीक्षण विधि। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो प्रयोगात्मक विधि है ये भी वस्तुनिष्ठ विधि होती है, उपचारात्मक विधि भी जो होती है वो वस्तुनिष्ठ होती है, और निरीक्षण विधि भी जो होती है वो वस्तुनिष्ठ विधि है। इनमें से जो आत्मनिरीक्षण विधि है, ठीक है, जो आत्मनिरीक्षण विधि है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यह शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा आत्मनिरीक्षण विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आज का। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। अब आपको बताना है दोस्तों कि मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता है वो कहलाती है शरीर तथा हड्डियों का विकास, मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास या आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो दोस्तों मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता कहलाती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास। याद रखिएगा, मन तथा शरीर का विकास ही मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा आप, ठीक है, भूलना नहीं है इस क्वेश्चन को आपको, कि किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? एरिक्सन, फ्रॉयड, पियाजे या फ्रॉम। तो दोस्तों किसने किया है आपको पता होना चाहिए। ये किया है दोस्तों एरिक्सन ने। किसने किया है? एरिक्सन ने किया है इसे, ठीक है। प्रथम विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एरिक्सन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? अब आपको बताना है दोस्तों कि जो अनुबंधन की प्रक्रिया होती है उसमें प्रथम सोपान कौन सा होता है? आवृत्ति, सामान्यीकरण, विशेषणात्मक या उत्तेजना। दोस्तों क्या होता है अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान? वो होता है दोस्तों आपका उत्तेजना। क्या होता है? उत्तेजना जो है वो अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह किसने कहा है? आपको बताना दोस्तों कि वंशानुक्रम जो है वो व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। बी.एन. झा, H.A. पैटरसन, जीन पियाजे या ड्राइवर। तो दोस्तों जिनका मानना है या जिनका यह कथन है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का जो है पूर्ण योग है, यह कथन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? बी.एन. झा के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, और पूछा भी जा चुका है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी.एन. झा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। शिक्षा के स्वरूप को परिभाषित किया जाता है ज्ञान अर्जन के रूप में, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति के रूप में, अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में, या विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में। तो दोस्तों शिक्षा के स्वरूप को, ठीक है, परिभाषित किया जाता है, किस रूप में परिभाषित किया जाता है? अनुभवों के द्वारा होने वाले ज्ञान वृद्धि के रूप में, ठीक है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। शिक्षा के स्वरूप को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? अनुभवों के द्वारा होने वाले ज्ञान वृद्धि के रूप में शिक्षा के स्वरूप को परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? आपको बताना है दोस्तों कि जो बच्चे जो हैं अधिगम अशक्तता वाले होते हैं उनकी विशेषता कौन सी होती है? 50 से नीचे बुद्धि लब्धि होती है उनकी, एक ही प्रकार की गयात्मक क्रिया को बार बार दोहराते हैं, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहते हैं, या धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई होती है। तो दोस्तों सभी को पता है कि जो बच्चे अधिगम अशक्तता वाले होते हैं उनकी यह विशेषता होती है कि धारा प्रवाह से रूप से पढ़ने में तथा शब्दों पर पलटकर जाने में उन्हें कठिनाई होती है। ठीक है, यानी वो धारा प्रवाह के रूप में पढ़ भी नहीं सकते हैं और शब्दों पर पलट जाने में उन्हें कठिनाई भी होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी हैं। आपको बताना है कि ये बुद्धि के जो स्पीयरमैन परिभाषा है, ठीक है, बुद्धि की जो स्पीयरमैन की परिभाषा है उसमें कारक जी क्या है? सामान्य बुद्धि, अनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि या वैश्विक बुद्धि? दोस्तों सभी को पता है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ठीक है, जी क्या है? सामान्य बुद्धि है। ठीक है, क्या है? सामान्य बुद्धि है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। आपको बताना दोस्तों कि वाइगोत्स्की और पियाजे के जो परिप्रेक्ष्य हैं उनमें से एक प्रमुख विभिन्नता कौन सी है? व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, या फिर बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। तो दोस्तों कौन सी एक प्रमुख भिन्नता है दोनों के परिप्रेक्ष्यों में? वो है दोस्तों आपकी भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके जो दृष्टिकोण है वो इनकी एक प्रमुख विभिन्नता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है कि वंशानुक्रम से संबंधित कुत्ते पर, चूहे पर किसने किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि चूहों पर किसने किया था प्रयोग? कॉर्ल पियर्सन ने, मेंडल ने, मैकडूगल ने या पावलान ने? दोस्तों सभी को पता होना चाहिए कि वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर जो प्रयोग है वो मेंडल के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, मेंडल। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, लंबाई तथा वजन। दोस्तों सभी को क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। देखिए, परिपक्वता, अभिप्रेरणा और स्वास्थ्य, ये तीनों ही आपके भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। जो लंबाई तथा वजन है वो किसी भी प्रकार से भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था बट एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए हमने इस मॉडल पेपर में शामिल किया। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है? विचार संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत, नैतिक आदत या भावना संबंधी आदत? तो दोस्तों एक बच्चा सदैव अगर दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है तो यह आदत क्या कहलाती है? यह दोस्तों भावना संबंधी आदत कहलाती है। ठीक है, कौन सी आदत कहलाती है? अगर एक बच्चा दूसरों के प्रति सदैव सहानुभूति दिखाता है तो भावना संबंधी आदत के अंतर्गत आती है ये आदत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? सिगमंड फ्रायड, कार्ल रोजर्स, फ्रांसिस गाल्टन या इवान पावलोव? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का जो संप्रत्यय है वो किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? जो दिया गया है कार्ल रोजर्स के द्वारा। ठीक है, कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था या आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था? तो दोस्तों किशोर अवस्था में जो चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो कौन सी है? वह है दोस्तों आपकी आधारयुक्त आत्मचेतना से संबंधित अवस्था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और 4 एक ही जैसे हो गए हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 या 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है? लंबात्मक विधि, क्षैतिजीय विधि, सांख्यिकी विधि या प्रयोगात्मक विधि? तो दोस्तों जो कार्ल सी गैरिसन थे उन्होंने किस विधि का अध्ययन किया था? वो किया था दोस्तों उन्होंने लंबात्मक विधि का। ठीक है, किस विधि का? लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था कार्ल सी गैरिसन ने। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था? दोस्तों जो बालक होते हैं उनके सिर एवं मस्तिष्क का जो विकास है जिस अवस्था में सर्वाधिक होता है वो है दोस्तों शैशव अवस्था। ठीक है, शैशवावस्था ही वह अवस्था है जिसमें बालक के सिर एवं मस्तिष्क का जो विकास है वो सर्वाधिक रूप से होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? फेस्टिंगर, एरिक्सन, पियाजे या बेलॉक? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जिसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है वो है दोस्तों आपके पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, पियाजे ने ही बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है और उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? पराअहम, केंद्रिता, सजीव चिंतन, केंद्रिता या वस्तु? तो दोस्तों उपरोक्त कथन जो है, ठीक है, वो बच्चे के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? वो है दोस्तों उसके सजीव चिंतन। ठीक है, सजीव चिंतन की ओर इंगित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, सजीव चिंतन। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और पूछा भी गया है कि कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास के 8 अवस्थाओं को प्रस्तावित किया है? जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक या जन्म से युवा अवस्था तक? तो दोस्तों कौन से समूह के लिए किया है? वो किया है दोस्तों उन्होंने जन्म से मृत्यु तक। ठीक है, जन्म से मृत्यु तक किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है? व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है या विकास सनय सनय होता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो विकास का एक सामान्य नियम के अंतर्गत नहीं आता है, सभी को पता है, वो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 3 कि विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, यह विकास के एक सामान्य नियम नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 ये तीनों ही आपके विकास के सामान्य नियम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन प्रक्रिया माना गया है? शिक्षण, अधिगम, अभिप्रेरणा या निर्देश? अब आपको बताना है दोस्तों कि किसको ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 में से किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन का प्रक्रिया माना गया है? दोस्तों सभी को पता है कि किसे माना गया है प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन का प्रक्रिया? वो माना गया है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 अधिगम को। ठीक है, किसको माना गया है? अधिगम को माना गया है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था के बाद, बाल्यावस्था में या शैशव अवस्था में? दोस्तों सभी को पता है कि मनुष्य में हड्डियों की संख्या कम कब हो जाती है? वो हो जाती है दोस्तों आपकी प्रौढ़ावस्था में जो है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था में हड्डियों की संख्या जो है वो कम हो जाती है मानव शरीर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा प्रौढ़ावस्था में। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में कि वह प्रक्रिया क्या, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, क्या कहलाती है वो प्रक्रिया? समाजीकरण कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? समाजीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन देने वाले हैं स्टैनली हॉल, जॉन एंड सिम्पसन, गैसल या गॉडफ्रे? तो दोस्तों यह कथन कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन जिसके द्वारा दिया गया है दोस्तों वो है आपके ऑप्शन नंबर 1 स्टैनली हॉल के द्वारा यह कथन दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस आयु काल में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? अब आपको बताना दोस्तों कि वह आयु काल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में जिसमें मानसिक विकास जो अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। 15 से 20 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 20 से 25 वर्ष या 5 से 10 वर्ष? तो दोस्तों वह आयु काल कौन सा होता है जिसमें मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? वह आयु काल है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 15 से 20 वर्ष। ठीक है, 15 से 20 वर्ष जिसमें मानसिक विकास जो है अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के लिए।
मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि कौन कौन से हैं आपको बताना है। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक, या मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, या शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, या शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। तो दोस्तों मानव विकास के क्षेत्रों में जो विभाजित किया गया है वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? वो हैं दोस्तों आपके शारीरिक, उसके बाद संज्ञानात्मक, फिर आध्यात्मिक और सामाजिक। ये 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है मानव विकास को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है भय के कारण, वातावरण में परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण या भूख के कारण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि जब नवजात शिशु होता है, जिसका जन्म होता है, ठीक है, वह रोता क्यों है? तो दोस्तों वह रोता है वातावरण में परिवर्तन के कारण। ठीक है, उसे अचानक से वातावरण में परिवर्तन दिखाई पड़ता है, इसी कारण वह रोता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वातावरण में परिवर्तन के कारण। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? स्किनर, कॉलिस्निक, पियाजे या हरलॉक। तो दोस्तों जिस मनोवैज्ञानिक का मानना है, या जिस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, वह वैज्ञानिक है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 1 स्किनर। ठीक है, स्किनर के अनुसार ही विकास एक सतत और एक धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है आज का बाल विकास का। किसके अनुसार सीखने का आदर्श काल शैशव अवस्था है? आपको बताना है दोस्तों कि सीखने का आदर्श काल किसके अनुसार शैशव अवस्था है। ठीक है, वुडवर्थ, सैमुअल, हिथकोर या वैलेंटाइन। तो दोस्तों किसके अनुसार है? वैलेंटाइन के अनुसार है। वैलेंटाइन का मानना है कि जो शैशव अवस्था होती है वो सीखने का आदर्श काल होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन। ये थे दोस्तों आपके बाल विकास के 30 क्वेश्चन। अब देखेंगे पर्यावरण के 30 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आज का 31 नंबर क्वेश्चन और पर्यावरण का पहला नंबर क्वेश्चन है कि नुकीली उत्पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? आर्द्रतोद्भिद, समोद्भिद, जलोद्भिद या मरुद्भिद। तो दोस्तों नुकीली उपपत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के जो पौधे होते हैं, ठीक है, उन्हें किसमें वर्गीकृत किया जाता है? उन्हें किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, मरुद्भिद पौधों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा मरुद्भिद। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी एग्जाम के लिए, कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो संपन्न होती है हरे एवं पीले रोशनी के क्षेत्र में, नीले एवं नारंगी रोशनी के क्षेत्र में, हरे एवं नीले रोशनी के क्षेत्र में, या नीले एवं लाल रंग की रोशनी के क्षेत्र में। तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया संपन्न होती है वो किस क्षेत्र में होती है? नीले एवं लाल रंग की रोशनी वाले क्षेत्र में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पर्णहरित की भूमिका होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो जो पर्णहरित रहता है, ठीक है, उसकी क्या भूमिका होती है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में, जल अवशोषित करने में, कार्बन अवशोषित करने में, या उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो पर्णहरित की जो भूमिका होती है, ठीक है, वो क्या होती है? वो होती है दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में उसकी प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिक तंत्र को वृहद रूप में क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट होता है बार बार, इसलिए हमने इस मॉडल पेपर में भी इस क्वेश्चन को शामिल किया ताकि जिससे कि आपको एक क्वेश्चन बार बार पता चलते रहे। ठीक है, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिक तंत्र को वृहद रूप में क्या कहा जाता है? दोस्तों पता होना चाहिए आपको, क्या कहा जाता है? जीवमंडल कहा जाता है। ठीक है, जीवमंडल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा जीवमंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्लेरोफाइट्स शब्द का प्रयोग किया जाता है शाकीय पौधों के लिए, केवल पौधों के लिए, छायाप्रिय पेड़ों के लिए, या झाड़ीदार पौधों के लिए? तो दोस्तों स्क्लेरोफाइट्स शब्द जो होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको पता रहना चाहिए। ये किया जाता है दोस्तों जो झाड़ीदार पौधे रहते हैं, ठीक है, या झाड़ी वाले जो पौधे रहते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, झाड़ी वाले पौधे के लिए स्क्लेरोफाइट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घास भूमि किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया जाता है? समुद्री, स्वच्छ जल,
स्थलीय या कृत्रिम। तो दोस्तों घास भूमि जो है वो किस पारिस्थितिक तंत्र में सम्मिलित किया जाता है या शामिल किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा वो किया जाता है दोस्तों स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में। ठीक है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो है वो घास भूमि को सम्मिलित किया जाता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाता है बार बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा आप। ठीक है, कि मृदा में उपस्थित जो जल की कुल मात्रा रहती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आपके ऑप्शन है होलार्ड, चिसार्ड, इकाई या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्या कहा जाता है, उसे होलार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होलार्ड कहा जाता है मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। यहाँ पर्यावरण पुरस्कार है दोस्तों, यहाँ कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है वो किसमें श्रेष्ठतर योगदान के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये दिया जाता है आपके स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। ठीक है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में श्रेष्ठतर योगदान के लिए दिया जाता है आपका राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में जूट के उत्पादन के बारे में सही नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि भारत में जूट के उत्पादन के बारे में कौन सा सही नहीं है। यह एक नकदी फसल है, असम भारत में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, यह मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में उगाया जाता है, या बांग्लादेश पूरी दुनिया में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जूट के उत्पादन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, वह दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड कि यह असम जो है भारत में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। यह कथन पूर्ण तरीके से सत्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन सा देश है। आपको बताना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है कि वह कौन सा देश है जो दुनिया में सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक और निर्यातक है। भारत, श्रीलंका, थाईलैंड या चीन। तो दोस्तों आपको याद रखना है वो देश कौन सा है, थाईलैंड है। ठीक है, थाईलैंड जो है वो दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार देखा जाता है। ठीक है, कि घरों में जो साज सज्जा की सामग्री में रखे गए जो कृत्रिम पारितंत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। हर्बेरियम, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वेरियम या उपरोक्त सभी। दोस्तों सभी को पता है कि जो घर में साज सज्जा की सामग्री में रखे हुए जो कृत्रिम पारितंत्र होते हैं उन्हें एक्वेरियम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, एक्वेरियम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी है। स्थायी अवस्था, जैव संरचना, खाद्य जाल या सभी। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही इजी बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि पारितंत्र में जो जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य की जो योजन कड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है, जैव संरचना कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, जैव संरचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मित पोषणी झील का उदाहरण है। आपको बताना है दोस्तों कि मित पोषणी जल का उदाहरण कौन सा है। राजस्थान की सांभर झील, कश्मीर की डल झील, उड़ीसा की चिल्का झील या दक्षिण भारत की ऊटी झील। तो दोस्तों जो मित पोषणी झील, ठीक है, जो मित पोषणी झील के उदाहरण के अंतर्गत जो झील आएगी वो है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राजस्थान की जो सांभर झील है वो मित पोषणी झील के उदाहरण के अंतर्गत आती है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जलवायवीय कारकों में कौन पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है। अब आपको बताना है दोस्तों कि वह कौन सा जलवायु कारक है जो पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र में सबसे कम प्रभाव डालता है। तापक्रम परिवर्तन, पवन, सूर्य प्रकाश की दशाएं या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों वह जलवायु कारक जो पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र पर जो सबसे कम प्रभाव डालता है वह दोस्तों आपका पवन या वायु, ठीक है, जो सबसे कम प्रभाव डालता है आपके पारिस्थितिक तंत्र पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में निम्नलिखित दिए गए संगठनों में से किन संगठन का योगदान है। जैविक, अजैविक, ऊर्जा या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र की जो संरचना होती है उसमें दिए गए संगठकों में से जिसके योगदान जो रहता है या जिसका योगदान महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों वो है आपका जैविक संगठक, अजैविक और ऊर्जा। ये तीनों ही संगठकों का योगदान रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं। रिपीट होता है दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार, याद रखिएगा इसको
कि दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, उसे कहा जाता है बायोम। क्या कहा जाता है दोस्तों, बायोम कहा जाता है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता है। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्प उत्सर्जन या सभी। तो दोस्तों बढ़ते पोषण स्तर के साथ जीवों के किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से होता है प्रगामी क्षय, वो होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, श्वसन के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा श्वसन। क्वेश्चन नंबर 48, सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती है, 4, 2, 3 या 6। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन, याद रखिएगा कि सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती है। ये होती है दोस्तों टोटल 4 कड़ियां। ठीक है, कितनी होती है, 4 कड़ियां होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा 4। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आज का, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है ज्वार, जलीय प्रवाह, सौर्यिक विकिरण या जीवाश्म ईंधन। तो दोस्तों जो पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वो होता है दोस्तों आपका जीवाश्म ईंधन। ठीक है, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण होता है, जीवाश्म ईंधन जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में। ठीक है, याद रखिएगा जैविक जीवाश्म ईंधन आपका आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आज का, निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं, सिंघाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी या नागफनी। तो दोस्तों जो जलकुंभी का पौधा होता है, ठीक है, जो जलकुंभी होता है वो सरोवर या झील में सर्वाधिक या तेजी से वृद्धि करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। 51 नंबर क्वेश्चन है, उपरोक्त यहाँ पर आ गया कि ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक परितंत्र में कौन से 2 घटक होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि एक परितंत्र में 2 घटक कौन कौन से होते हैं, पादप तथा प्राणी, मछली तथा मेंढक, जीवी और अजीवी या मेंढक एवं सैर। दोस्तों सभी को पता है कि एक परितंत्र में जो 2 घटक होते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों, जीवी तथा अजीवी घटक। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में वृक्ष नहीं पाया जाता। अब आपको बताना दोस्तों कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाले जो वन होते हैं उनमें कौन सा वन नहीं पाया जाता है, कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता है, चीड़, साल, देवदार या स्प्रूस। तो दोस्तों कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, याद रखिएगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साल का वृक्ष नहीं पाया जाता है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो होते हैं उसमें साल का वृक्ष नहीं पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, नीचे 4 ऊर्जा फसल के नाम दिए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है, जेट्रोफा, मक्का, पोंगामिया या सूरजमुखी। तो दोस्तों नीचे जो 4 ऊर्जा फसल के नाम दिए गए हैं जिसमें से जिस एक का एथेनॉल के लिए प्रयोग किया जा सकता है या इसकी खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है वो है दोस्तों आपका मक्का की खेती। किसकी खेती, मक्के की खेती जो है वो एथेनॉल के लिए भी की जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, पेयजल में एंटबीमा हिस्टोलिका का होना एक संकेत है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीटेबल क्वेश्चन है कि पेयजल में एंटबीमा हिस्टोलिका का उदाहरण जो उपस्थित होना जो होता है वो किसका संकेत होता है, बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का, स्वच्छ जल का, कार्बनिक द्रव के क्षय का या प्रदूषित जल का। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पेयजल में अगर एंटबीमा हिस्टोलिका का होना किसका संकेत होता है दोस्तों, प्रदूषित जल का होना संकेत होता है। ठीक है, प्रदूषित जल का संकेत होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ज्वाला से सर्वाधिक ताप होता है, ऑक्सी हाइड्रोजन, ऑक्सी मीथेन, ऑक्सी हीलियम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑक्सी मीथेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ऑक्सी मीथेन की जो ज्वाला होती है उसी से सर्वाधिक ताप भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पन बिजली किसकी श्रेणी में आती है, ऊर्जा के गैर अक्षय स्रोत में, ऊर्जा के गैर अक्षय स्रोत में, जीवाश्म ईंधन में या इनमें से कोई नहीं।
ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो पनबिजली किस श्रेणी में आती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, ऊर्जा के गैर अक्षय स्रोत में आती है पनबिजली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड सेम ही हो गए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऊर्जा के गैर अक्षय स्रोत में आती है, ठीक है, पनबिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। दोस्तों आपको विटामिन से होने वाले रोग के बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है पर्यावरण में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से होता है आपको रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। ब्रायोफाइट, लाइकेन, सहवाल या टेरिडोफाइट। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो SO2, ठीक है, प्रदूषण का जो सर्वाधिक सूचक माना जाता है वो है दोस्तों आपका लाइकेन। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, ठीक है, कि SO2 का जो प्रदूषण होता है उसका सर्वोत्तम सूचक क्या होता है, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों आज का, जल से लौह धातु एवं मैग्नीज को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। एड्रेशन, क्लोरीनेशन, फिल्ट्रेशन या लाइम सोडा उपचार द्वारा। तो दोस्तों सभी को पता है कि जल से लौह धातु एवं मैग्नीज को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, फिल्ट्रेशन द्वारा, ठीक है। दोनों को फिल्टर करके अलग अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त जल में फ्लोराइड की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। दोस्तों एक क्वेश्चन को रट लेना है आपको, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ठीक है, कि किस स्रोत से प्राप्त जल में फ्लोराइड की मात्रा जो है वो अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। नदी जल, तालाब जल, वर्षा जल या भूमिगत जल। तो दोस्तों वो जल होता है आपका भूमिगत जल, ठीक है। जो भूमिगत जल होता है उसमें अपेक्षाकृत फ्लोराइड की मात्रा जो होती है वो अधिक पाई जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।